अच्छा, अब हम इसकी रेगुलेशन देखें तो एक ये रेगुलेटरी स्टेप था जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रही थी, और यहाँ पे एंजाइम था ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, ग्लूकोकाइनेज अब अगर तो साइटोसोल में है तो वो ये रिएक्शन करवा देगा, लेकिन अगर ये यहाँ पे जाके बाइंड करके इन द न्यूक्लियस जाएगा तो वो जाके वहाँ पे ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा और फिर वो इसकी कन्वर्जन नहीं होने देगा। ठीक है, और इसको पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहा है, मतलब कि ये जाके अगर जब ग्लूकोज ज़्यादा होगी तो वो ऑब्वियसली ये ग्लूकोकाइनेज यहाँ से अलहदा होगा और जाएगा और इसको रिएक्शन को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवा देगा। लेकिन जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया है और फिर उससे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया है, तो जब ये बन जाएगा तो ऑब्वियसली फिर ये इसका ग्लूकोकाइनेज का कोई काम नहीं है, तो वो न्यूक्लियस में चला जाएगा और वहाँ जाके ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ। उसके बाद अगला हमारा स्टेप था जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन रही थी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 की मदद से। ठीक है, ये जो है वो हमारा रेगुलेटरी एंजाइम है। इस रिएक्शन को ना एटीपी सिट्रेट जो है वो नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं, मतलब कि इसको रोकते हैं। ठीक है, और एएमपी पॉजिटिवली करता है। तो मतलब ऑब्वियसली जब एएमपी है तो हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी ग्लूकोज पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली वो यूटिलाइज होगा और पायरुवेट बनेंगी। ठीक है, तो और उसके बाद जब फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है तो ये भी पॉजिटिवली रेगुलेट करता है। ये कैसे करता है ये मैं बताती हूँ यहाँ पे। जब ग्लूकागोन लो है और इंसुलिन हाई है तो क्या होता है कि एटीपी कैंप में कन्वर्ट नहीं होता और प्रोटीन काइनेज से एक्टिवेट नहीं होती। ठीक है, जब प्रोटीन काइनेज से एक्टिवेट नहीं होती तो ये एटीपी से एडीपी नहीं बनता। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ये डीफॉस्फोराइलेशन हो जाती है। ठीक है, इससे पहले मैं ये बता दूं कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 और ये बाई फंक्शनल एक एंजाइम होता है, इसमें फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 और ये फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज 2 होती है। ठीक है, ये दोनों जब है ना तो जब ये फॉस्फोराइलेशन हुई होगी ना तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 इनएक्टिवेट होगी और ये फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज 2 जो है वो एक्टिवेट होगी। ठीक है, अब मैं शॉर्ट फॉर्म बोलूँगी। FBP2 जो है वो एक्टिवेट होगी जब फॉस्फोराइलेशन होगी और PFK2 जो है वो इनएक्टिवेटेड होगी। ठीक है, तो जब ऑब्वियसली ग्लूकागोन का लेवल लो है, एटीपी कैंप में कन्वर्ट नहीं हो रहा, प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट नहीं हो रहा, तो एटीपी से एडीपी नहीं बन रहा, तो ये डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे डीफॉस्फोराइलेशन होगी ना तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 वाली डोमेन एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो जब फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 एक्टिवेट होगा ना तो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ना ये इसको कन्वर्ट करा देगा फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में। तो जब ये फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनेगा ना तो इसने जाके फिर पॉजिटिवली रेगुलेट करना है इस रिएक्शन को। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा रेगुलेटरी वाला आ जाता है, ये वाला पायरुवेट काइनेज वाला। इसमें भी अब ये भी इसी तरह, जिस तरह ग्लूकागोन है तो ये आखिर इसका लेवल ज़्यादा है तो ये आखिर रिसेप्टर से बाइंड कर गई है। ठीक है, एटीपी कैंप में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो गई है। तो जब प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगी तो एटीपी एडीपी में जाएगा और ये पायरुवेट काइनेज जो है वो अपनी एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव में चला जाएगा। ये भी जब फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है वो इनएक्टिव है, जिस तरह फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 की थी। तो ये फिर जब इनएक्टिवेट हो जाएगा तो फॉस्फेनोल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं करेगा। अच्छा, इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमने जो शंट रिएक्शन पढ़ा था ना, इसमें 2,3-BPG बन रही थी, तो उसका बस ये बताना है कि वो आरबीसीज में हाई कंसनट्रेशन में होते हैं और ऑक्सीजन डिलीवरी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। ठीक है, और इसमें पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी ये है कि अगर पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी। ठीक है, फॉस्फेनोल पायरुवेट जो वो पायरुवेट में नहीं कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो आरबीसीज जो है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता हमें पता है, तो आरबीसीज कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं ग्लाइकोलिसिस के लिए टू मीट दियर एनर्जी नीड्स। तो जब उनकी एनर्जी नीड नहीं पूरी होगी, जो ज़रूरी होती है कि उनकी फ्लेक्सिबल बाइकॉन्केव शेप मेंटेन रह सके, तो वो उनकी शेप नहीं मेंटेन रह सकेगी, जिसकी वजह से वो नैरो कैपिलरीज में ऐसे स्क्वीज़ आउट ठीक से नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि तो हमारे पास हो जाएगा नॉन स्फीरोसिटिक हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, और ये इसमें बात है कि अगर हेट्रोजाइगसली पी के काइनेज की डेफिशिएंसी होती है जिन लोगों को, तो वो रेजिस्टेंट होते हैं टू मोस्ट फेयर फॉर्म्स ऑफ मलेरिया। ठीक है, ठीक है, अब ये जब और क्या होता है कि एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि पायरुवेट जो है ना वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, LDH। तो वो होता क्यों है, एक्सरसाइज में क्यों होता है, लैक्टेट मसल्स में क्यों बनती है, एक्सरसाइज में क्या होता है कि NADH बहुत ज़्यादा बनती है। ठीक है, जब वो लैक्टेट ज़्यादा बनी जाएगा। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कैपेसिटी से भी ज़्यादा बनती है, क्योंकि यहाँ पे जो NADH बनती है वो बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज में NADH जब ज़्यादा बनेगी कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, तो पायरुवेट जो है वो फिर लैक्टेट में जाना शुरू हो जाएगा ऑब्वियसली।
तो लैक्टेट जो है वो मसल्स में फिर एक्यूमुलेट कर जाएगा और जिसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं। और जब वो फिर मसल्स में एक्यूमुलेट करता है फिर वहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम से होकर वो लिवर में जाता है और फिर वहाँ से उससे ग्लूकोज बनता है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करके क्रैम्प्स की कंडीशन ख़त्म होती है।